हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लासा की ओर पाठ के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। बच्चों, इन प्रश्न उत्तरों को मैं पीडीएफ में आपके पास भेज दूंगी और अभी मैं आपको ये प्रश्न उत्तर समझा रही हूँ। तो देखिए, पहला प्रश्न है, थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी बार यात्रा के समय भद्र वेश में भी उन्हें स्थान नहीं मिला। ऐसा क्यों हुआ? बच्चों, प्रश्न का मतलब आप समझ गए होंगे। इसमें पूछा गया है कि पहली बार जब लेखक तिब्बत घूमने जाता है तो वह भिखमंगे के वेश में जाता है, लेकिन ठहरने के लिए एक अच्छा सा स्थान मिल जाता है। लेकिन दूसरी बार वो भद्र मीन्स अच्छे व्यक्ति के वेश में, अच्छी वेशभूषा में जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको वहां रुकने के लिए कोई अच्छा स्थान नहीं मिला। ऐसा क्यों हुआ? तो बच्चों, जैसा कि आपने पाठ में पढ़ा था, तिब्बत के जिस रास्ते से लेखक गया था, वहां उस रास्ते से जाने वाले सभी लोगों के लिए रहने की व्यवस्था एक जैसी नहीं होती। वहाँ अगर किन्हीं लोगों की कहीं किसी से जान पहचान होती है तो उनको ठहरने के लिए अच्छा सा स्थान मिल जाता है, क्योंकि लोगों की पहचान होने के कारण वो उन्हें पहचान लेते हैं और अच्छी जगह दिलवा देते हैं। लेकिन जब लोगों की जान पहचान नहीं होती है किसी से, तो उस क्षेत्र में उन लोगों को रुकने के लिए आमतौर पर अच्छा स्थान नहीं मिल पाता था। और लेखक के साथ भी यही हुआ। दूसरी बार वो अच्छे वस्त्र पहनकर अच्छे मनुष्य के रूप में वहां गया, लेकिन फिर भी उसे रुकने के लिए, वहां ठहरने के लिए कोई बढ़िया सी जगह नहीं मिल पाई। समझ गए होंगे बच्चों आप ये प्रश्न। अब हमारा दूसरा प्रश्न है कि उस समय तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। बच्चों, आपने पाठ में पढ़ा था कि तिब्बत में कोई भी हथियार के कानून नहीं थे। वहां लोग पिस्तौल और बंदूकों को लाठियों की तरह से लेकर घूमते रहते थे। सुनसान क्षेत्र ज्यादा थे और सुनसान क्षेत्रों में डाकू, चोर, लुटेरे वगैरह ज्यादा रहते थे, जो यात्रियों को अकेला देखकर उनको मार देते थे तथा उनका सामान आदि छीन लेते थे। इसलिए वहां कोई भी हथियारों का कानून नहीं होने के कारण लोग वहां आने जाने से डरते थे। समझ गए होंगे आप। अभी बच्चों, हमारा तीसरा प्रश्न है, लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस प्रकार बिछड़ गया। बच्चों, जैसा कि हमने पढ़ा था, लेखक लंकोर के मार्ग से अपने साथियों से इसलिए पिछड़ गया था कि एक तो उन्होंने जो घोड़ा लिया था किराए पर, वह बड़ा कमजोर सा था, सुस्त सा था और वो बड़ा धीरे धीरे चलता था। तेज चलने वाला घोड़ा उनको नहीं मिल पाया था। दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात यह थी कि लेखक जब उधर जा रहे थे तो उनका घोड़ा धीरे चल रहा था, तो पीछे रह गए, और पीछे के रहने के कारण जो उनके साथी थे वो थोड़े से आगे निकल गए और लेखक रास्ता भूल गया। एक जगह आती है जहाँ रास्ते दो जगह फटते हैं, एक दूसरी जगह जाता है तथा दूसरा तिब्बत के रास्ते में जाता है। लेकिन लेखक ने दूसरा रास्ता पकड़ लिया था, इसलिए वह पीछे रह गया। तो आप समझ गए होंगे कि दो कारण थे लेखक के पीछे रहने के। एक तो घोड़ा तेज चलने वाला नहीं था और दूसरा वो रास्ता भूल गए थे। 1-1.5 किलोमीटर जाकर वापस आते हैं, इससे उनके जो साथी हैं वो काफी आगे निकल गए थे। बच्चों, अगला प्रश्न है, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उसके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया। बच्चों, जैसे कि हमें मालूम है, सुमति लेखक का मित्र था और वह धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी था। वहां तिब्बत में उसकी जान पहचान के बहुत ज्यादा लोग थे और वो उसको धार्मिक गुरु के रूप में आदर देते थे, और वह भी उनको गंदे तवीज वगैरह जाकर बांटता था जो बुद्ध धर्म से संबंधित होते थे। तो क्या हुआ, पहली बार जब लेखक उनके साथ जाते हैं तो लेखक ने उसको इसलिए रोकना चाहा कि वो एक सप्ताह लगभग अपने यजमानों के पास जाकर लगा देते थे,
और लेखक के पास इतना समय नहीं था कि वो 1 सप्ताह तक उनका इंतजार कर सके, इसलिए उन्होंने वहां जाने से उनको रोका। दूसरी बार जब सुमति वहां जाने लगा तो लेखक ने उसको नहीं रोका, क्योंकि लेखक को वहां बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें मिल गई थी और वह उनको एकांत में रहकर पढ़ना चाहता था। तो उसने सोचा कि अगर सुमति चला जाएगा तो वह एकांत में रहकर उन पुस्तकों को अच्छी तरह से पढ़ लेगा, इसलिए उन्होंने दूसरी बार सुमति को जाने से नहीं रोका। अब हमारा है प्रश्न नंबर 5। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? बच्चों, जैसा कि हमने इस यात्रा वृत्तांत में पढ़ा था कि जब लेखक तिब्बत जाता है तो रास्ते में और तिब्बत में भी उनको अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। जैसे पहली बात तो यही है कि लेखक को भिखारी के वेश में जाना पड़ा, क्योंकि वो भद्र वेश में जाते तो उनको डर लग रहा था कि कहीं रास्ते में उनके साथ लूटपाट वाली घटना नहीं हो जाए। और इसके बाद जब वो रास्ते में जा रहे थे तो जैसे हमने पहले प्रश्न में पढ़ा था, वो अपने साथियों से बिछड़ गए थे क्योंकि रास्ता भूल गए थे और उनका घोड़ा भी धीरे धीरे चल रहा था। इसके कारण उनको अपना सामान भी खुद ही अपनी पीठ पर लाद कर ले जाना पड़ा। और तिब्बत में जब लेखक गया उस समय कड़ी धूप पड़ती थी और ठंड भी अधिक पड़ती थी, इसलिए उन्होंने इन दोनों की मार को भी झेला। और इसके साथ साथ जब लेखक वहाँ लौटते हैं तो लौटते समय उनको रुकने के लिए कोई अच्छा सा स्थान भी नहीं मिलता है। बच्चों, इस प्रकार हम देखते हैं कि लेखक को तिब्बत की यात्रा करने पर बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। अब बच्चों, हमारा प्रश्न नंबर 6 है। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय तिब्बती समाज कैसा था। बच्चों, हमने पढ़ा था तिब्बती समाज में लोग कैसे थे, उनका व्यवहार कैसा था, खान पान की कैसी व्यवस्था थी, रहने की कैसी व्यवस्था थी। तो क्या है ये इसका जो है इस यात्रा वृत्तांत में लेखक जब वहाँ जाता है तिब्बत में तो देखता है कि वहाँ के लोग बड़े खुले विचारों के हैं, उनमें हीन भावना बहुत कम थी। वहाँ लोगों को जो बाहर वाले लोग थे, यात्री आते थे, उनको अपने घर में आने की इजाज़त भी दे देते थे तथा उनके लिए चाय वगैरह भी बना देते थे। दूसरी बात, जैसे हमारे भारतीय समाज में छुआछूत की बहुत ज़्यादा भावना रही है, वहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वहाँ कोई छुआछूत की भावना नहीं थी और वहाँ की औरतें पर्दा भी नहीं करती थी, अर्थात पर्दा प्रथा जैसी कोई भी रूढ़ी वहाँ नहीं थी, कोई भी बुराई वहाँ पे नहीं थी। और वे लोग धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वो जैसे सुमति उनको गंदे तवीज़ देता है तो उनको बड़े मन से पहनते हैं और सुमति का बड़ा सम्मान भी करते हैं, क्योंकि वो उनको एक धार्मिक पुरोहित जैसे लगते हैं। और इसके बाद एक उन लोगों में कमी भी थी कि वो लोग शाम को 6 बजे के बाद शराब पीकर, पाठ में उसको छंग कहा गया है, छंग शराब जैसी एक चीज होती है जिसे पीकर वो होश हवास खो देते थे और अच्छे या बुरे की पहचान भी नहीं कर पाते थे। तो इस प्रकार हमने देखा कि उस समय तिब्बत के समाज में कई बुराइयां थी तथा उसके साथ साथ कई अच्छाइयां भी थी। अब बच्चों, हमारा 7वां प्रश्न आता है। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है? तो बच्चों, पहले हमें प्रश्न का मतलब ये समझना चाहिए कि अब मैं पुस्तकों के भीतर था मीन्स अब लेखक पूरी तरह से पुस्तकें पढ़ने में लीन हो गया था, संलग्न हो गया था। तो इसका क्या मतलब हो सकता है? हमारे जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें पहला है लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया था मीन्स लीन हो गया था, तो सेम बात हो गई। इसलिए हमारा जो पहला ऑप्शन है वही बिल्कुल ठीक है। मैं पुस्तकों के भीतर था मतलब अब लेखक पुस्तकें पढ़ने में बिल्कुल मग्न हो गया था, रम गया था। अब अगले ऑप्शन देखने की तो आपको जरूरत नहीं है, देखना चाहे तो आप देखकर इसको अपना निर्धारण कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। अब है हमारा
8वां प्रश्न, रचना और अभिव्यक्ति। बच्चों, रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न आपको याद भी करने हैं और फिर नोटबुक में लिखने भी हैं, क्योंकि ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं। तो हमारा 8वां प्रश्न है, समिति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर समिति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं। बच्चों, हमने पढ़ा है पाठ में कि सुमति जब तिब्बत में जाता है तो उसकी जान पहचान वाले बहुत सारे लोग मिलते हैं, उसके यजमान भी मिलते हैं, वो उसका बड़ा सम्मान करते हैं, उसको बहुत मान देते हैं। तो इस प्रकार सुमति के बारे में हमें कई बातों का पता चल जाता है, जो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो पहली बात तो थी बच्चों कि सुमति एक मंगोल भिक्षु था और वह दूर दूर तक के गांव के लोगों के लिए एक पंडित अर्थात एक पुरोहित का काम करता था। वह अपने यजमानों में बहुत लोकप्रिय था, वो उसको बड़े प्यार से सम्मान देते थे। और इसके साथ साथ सुमति बहुत ही मिलनसार स्वभाव के थे, वो सभी के साथ जल्दी ही दोस्ती कर लेते थे, उनसे मिलते थे और बात कर लेते थे। इसके साथ साथ सुमति बोध गया से गंडे ताबीज लाकर अपने यजमानों में बांटता था, जो उनको बड़ा अच्छा लगता था। इसलिए हम देखते हैं कि सुमति बड़ा ही व्यवहार कुशल व्यक्ति था और सभी लोग उसका सम्मान भी करते थे। समझ गए होंगे बच्चे आप इस प्रश्न को। और अब आप आता है हमारा प्रश्न नंबर 9। हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उक्त कथन के आधार पर हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ से यह उचित है अथवा अनुचित, विचार व्यक्त कीजिए। बच्चों, प्रश्न में क्या पूछा गया है? प्रश्न में पूछा गया है कि क्या किसी व्यक्ति की वेशभूषा, पहनावा और उसका एकदम देखते ही जो हमें आचार विचार लगते हैं, क्या उसके आधार पर हमें सोच लेना चाहिए कि क्या यह व्यक्ति किस प्रकार का है, इसका चरित्र कैसा है, इसके जो आंतरिक अभिलाषाएं हैं वो कैसी हैं। तो बच्चों, इस पाठ में हम इस प्रश्न में हम इसका उत्तर देंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि लेखक पहले जो है भिखमंगे के वेश में तिब्बत जाता है और दूसरी बार वो उसमें भद्रवेश में जाता है, लेकिन पहली बार उसको रुकने के लिए वहाँ अच्छी जगह मिल जाती है, लेकिन दूसरी बार जो अच्छे वेश में होने के बावजूद भी उन्हें वहाँ रुकने की अच्छी जगह नहीं मिली। तो बच्चों, साधारण वेशभूषा और अच्छे आचार विचार किसी व्यक्ति के ऊंचे या नीचे होने का परिचय नहीं देते। अच्छी वेशभूषा वाला व्यक्ति भी बुरा हो सकता है और बुरी वेशभूषा वाला व्यक्ति भी अच्छा हो सकता है। वेशभूषा के आधार पर हम यह डिसाइड नहीं कर सकते कि वह व्यक्ति अच्छा है या बुरा है, ज्ञानी है या अज्ञानी है, बुद्धि के रूप से वह अच्छे स्तर का है या नहीं है। तो इस प्रकार जो वेशभूषा है उसके आधार पर हम किसी भी व्यक्तित्व के व्यवहार को अच्छा या बुरा नहीं बता सकते, उसके बारे में कोई भी धारणा नहीं बना सकते। प्रश्न समझ गए होंगे बेटा। और अब है हमारा प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में क्या पूछा गया है? यात्रा वृतांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। वहाँ की स्थिति आपके राज्य या शहर से किस प्रकार भिन्न है। बच्चों, इसमें क्या पूछा गया है? तिब्बत का जो स्थिति है वो कैसी है, तिब्बत में किस प्रकार की जलवायु है, कैसा वहाँ पे वातावरण है, और आप जिस शहर में रहते हैं या गांव में रहते हैं उसकी प्रकृति, भौगोलिक स्थिति और तिब्बत की स्थिति में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो बच्चों, प्रश्न हम समझ ही गए हैं, तो उत्तर देने में हमें कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। आपको पता ही है कि तिब्बत भारत और नेपाल के उत्तर में स्थित है और यह समुद्र तल से लगभग 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और इसके रास्ते हमने जैसे पढ़ा था बहुत ही ऊंचे नीचे, उबड़ खाबड़ और सुनसान से हैं, वहाँ पे लोगों का ज्यादा रहन सहन नहीं है, काफी क्षेत्र ऐसे हैं वहाँ पे। और जो तिब्बत है उसके दक्षिण की ओर तो
पूर्व से पश्चिम तक हिमालय की बर्फ से ढकी हुई छोटी बड़ी बहुत सारी चोटियां हैं, जबकि बीटे की तरफ देखने पर जो पहाड़ हैं वो बिल्कुल सुनसान से नंगे से दिखाई देते हैं कि जैसे वहाँ पे कुछ भी नहीं है। तिंगरी नामक जो एक विशाल मैदान है वह पहाड़ों से घिरा हुआ एक टापू जैसा लगता है। तिब्बत की स्थिति हमारे राज्य से या शहर से बिल्कुल अलग है या नहीं है? देखो हम लोग तो मैदान में रहते हैं, यहाँ कोई पहाड़ नहीं है, कोई ऊंचे ऊंचे टापू नहीं है, ऊंचे ऊंची चोटियाँ नहीं है पहाड़ों की, और ना ही हमारे यहाँ ऊंचे नीचे उबड़ खाबड़ रास्ते हैं। हम तो मैदानी भाग में रहते हैं, मैदानी क्षेत्र लगभग समतल ही होते हैं और यहाँ पे पहाड़ों जैसी कोई जलवायु या कोई भी पर्यावरण वातावरण वहाँ पर नहीं होता है। इसलिए बच्चों समझ गए होंगे कि जो तिब्बत है वहाँ का क्षेत्र तो पहाड़ी है और पठारी भूभाग है, लेकिन हम समतल मैदान में रहते हैं, इसलिए हमारी जो जलवायु है, हमारा जो रहन सहन है वो तिब्बत से बिल्कुल भिन्न है। अब बच्चों प्रश्न आता है अपना 11th, आपने भी कभी किसी स्थान की यात्रा अवश्य की होगी। यात्रा के दौरान हुए अनुभवों को लिखकर प्रस्तुत कीजिए। तो बच्चों मुझे लगता है कि आप भी सभी कहीं ना कहीं जरूर घूम के आए होंगे। कई बार जैसे हमारे स्कूल के टूर भी जाते हैं, वैसे भी अपने प्यारे पारिवारिक पिकनिक में गए होंगे, तो उसका आप याद करके वर्णन करेंगे यहाँ पे। इसमें मैं क्या लिखवाऊंगी, इसमें तो आप अपने विचार ही लिखेंगे, आप अपनी यात्रा के बारे में ही लिखेंगे, ठीक है। और अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। यात्रा वृतांत गद्य साहित्य की एक विधा है। आपकी इस पाठ्य पुस्तक में कौन कौन सी विधाएं हैं? प्रस्तुत विधा उनसे किन मायनों में अलग है? बेटा साहित्य की विधा क्या होती है? जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं उनको साहित्य की विधा कहते हैं। जैसे कहानी होती है, निबंध होता है, कविता होती है, यात्रा चित्र, यात्रा वृतांत होते हैं और ये संस्मरण होते हैं। इस प्रकार से हमारी ये हमारी पुस्तक है क्षितिज, इसमें भी अनेक विधाएं हैं। पाठ में अनेक प्रकार की विधाओं से जो लेसन है वो लिए गई हैं। तो जैसे आपने पहला पाठ पढ़ा था वो क्या था? दो बैलों की कथा, एक कहानी थी वो। अब ये दूसरा है आपका, ये क्या है? यात्रा वृतांत, क्योंकि इसमें लेखक ने शुरू से आखिर तक अपनी यात्रा का ही वर्णन किया है। यात्रा वृतांत क्या होता है? जिसमें जो लेखक है वो अपनी कहीं जाने की यात्रा जो होती है उसके रास्ते की बातें और आगे जाकर वो जहाँ रुकता है, जहाँ वो जो भी कुछ करता है वो सारी बताते हैं, उन्हें यात्रा वृतांत ही कहते हैं। तो हमारा जो ये लासा की ओर पाठ है, इसमें जो लेखक है वो तिब्बत की यात्रा के लिए जाते हैं। जो हमारा पाठ है वो यात्रा से ही शुरू होता है और यात्रा पर ही खत्म हो जाता है। इसमें वहाँ की जिस क्षेत्र में लेखक घूमने जाता है वहाँ की भौगोलिक स्थिति और सामाजिक लोगों की स्थिति है उसके बारे में बताया जाता है, वहाँ की अर्थव्यवस्था के बारे में बताया जाता है। जबकि कहानी या संस्मरण या रेखा चित्र आदि में ऐसी बातें नहीं होती, उसमें तो किसी मनुष्य का चरित्र चित्रण ही विशेष रूप से किया जाता है, या वो किसी जो है पशु या पक्षी के ऊपर आधारित हो तो उसके बारे में ज्यादा वर्णन किया जाता है। यात्रा का वर्णन उनमें नहीं होता। इसलिए हमारी यह विधा यात्रा वृतांत अन्य विधाओं से बिल्कुल अलग है। समझ गए होंगे बच्चों आप। और हमारे ये जो 12 प्रश्न थे इस पाठ में लासा की ओर, ये मैंने आपको समझा दिया है। आशा है आप अच्छे से समझ गए होंगे। धन्यवाद।